नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NCLT। नाउ इसको दायरा काफी अच्छा और बढ़ा दिया है। लेट अस टेक वन एग्जांपल। किंगफिशर एयरलाइंस बंद है, डू यू एग्री? किंगफिशर एयरलाइंस, खास करके विजय माल्या जो हेड थे, कितना कर्जा लिया था? 4000 करोड़। इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते 2-3 साल पहले इट वाज 9000 करोड़। SBI और कंसोर्टियम ऑफ आई थिंक 14 बैंक थे जिन्होंने कर्जा किया। अब उन सब बैंक्स ने बैड डेट्स करार दे दिया, कर्जा डूब गया। तो किसके बीच प्रॉब्लम हुआ? किंगफिशर एयरलाइंस और SBI, ठीक है। अब विजय माल्या का बोलना था कि आई विल पे बैक ओनली 4000 करोड़। बैंक्स का मानना था इतने साल ब्याज तो लगता है ना, प्रिंसिपल ही वापस कर रहा था, और बैंक्स का मानना था विद इंटरेस्ट पेनल्टी सब मिलाकर 9000 करोड़। विजय माल्या झुका नहीं। SBI पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के थ्रू जा रहा था। ये मैटर चला गया कोर्ट में, और उसमें एक बाउंसिंग चेक सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 का केस बैठ गया किस पर? विजय माल्या। तो अरेस्ट वारंट निकलने से पहले भाग गया कहां? लंदन। ही कुड हैव डन वन थिंग। NCLT के साथ बैठ के, NCLT क्या करता है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज। यहां से अच्छा इधर मुझे बहुत अच्छा लगा, वो क्या काम करता है? आर्बिट्रेशन, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज दोनों पार्टीज में हो सकता था यदि किए होते। सपोजिटली बैंक्स वुड हैव सेड 9000 का, लेट अस हम 7000 करोड़ बोलते हैं, बट विजय माल्या ने कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं। और फिर भगोड़ा घोषित हुआ, अरेस्ट वारंट निकला है, सारे डायरेक्टरशिप चले गए, इंडिया के जो शेयर से जब्त हो गए उसका बंगला गोवा गुटके वाले को बेच दिया गया। किंगफिशर विला है ना गोवा में, बेच दिया गया 78 करोड़ में। सो NCLT का क्या काम है? आर्बिट्रेशन। दो कंपनीज या दो संस्थाओं के बीच झगड़ा चालू है तो दोनों को जोड़ा जाए। कॉम्प्रोमाइज क्या होता है कि दोनों पार्टी एक रकम मांग रहे या डिस्प्यूट हो रहा है, उसका सेटलमेंट। एक OTS कंसेप्ट होता है, मैं उसके बारे में आपको बोलना चाहता हूँ, और ध्यान से सुनना, ये बहुत काम का टॉपिक है। OTS सुना है? OTS क्या होता है? वन टाइम सेटलमेंट। ध्यान से सुनना। मिस्टर ए ने कर्जा लिया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, कितने का? 1.5 करोड़ का, और उसने काफी महीनों से चुकाया नहीं है, शायद साल भी हो गए। लास्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र परेशान हो जाता है और उसको बोलता है, यार अभी कर्जा मिलाकर तेरा 2.5 करोड़ इंटरेस्ट के साथ हुआ है। मिस्टर ए बोलता है, नहीं, मैं 1.2 करोड़ ही दे पाऊंगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र बोलता है, ओके। सेटल कितने में हुआ? 1.2 करोड़। इसको क्या बोलते हैं? वन टाइम सेटलमेंट। समझा? बट इसमें एक चीज है, सिविल पता है, RBI का बनाया हुआ, जिसमें तुम्हारा पुराना जो EMI भरते हो या चेक बाउंस हुआ सब इसमें आ जाता है, क्रेडिट कार्ड डिले हुआ। सिविल 100, और आई थिंक मेरा जहां तक नॉलेज है 100 to 900 पॉइंट्स में, जितना ज्यादा पॉइंट्स उतना तुमको कर्जा का ब्याज कम लगता है, क्योंकि तुम्हारा क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छा है। अब ये जो OTS है वो सिविल में आ जाएगा, और तुमको कोई भी बैंक जिंदगी में कर्जा देगा नहीं, क्योंकि तुमने मजबूरन सामने वाले बैंक के साथ सेटलमेंट कराया, कर्जा कम दिया होगा। समझ में आ रहा है? ये OTS में दो संस्थाएं के बीच में NCLT का बहुत बड़ा रोल रहता है, दोनों पार्टीज को सेटल करवाने में। लेकिन वन टाइम सेटलमेंट में जिसने भी कराया उसने बैंक को मजबूरन कम दिया, ठीक है। एक तो नाम तो खराब हुआ, बैंक को कम मिला, तुम्हारा सिविल खराब हुआ। मिस्टर ए को इस जन्म कोई कर्जा देगा, क्योंकि नियत में खोट है। तुमने कर्जा लिया था, पूरा देना तुम्हारा काम था, तुम नहीं दे रहे थे, मजबूरन सेटलमेंट में गया। सो जो ट्राइब्यूनल है इसके बारे में और भी हम डिटेल थोड़ा यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये NCLT का वेबसाइट। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द NCLT अंडर सेक्शन 408। वैसे तुमको आइडिया बताता हूँ, NCLT 8408 मैं ऐसे ट प्रोनाउंसिएशन में करता था। और जब कंपनीज एक्ट 56 था तो उसमें कोरम सेक्शन 174 कोर ऐसे मुझे याद था, प्रॉक्सीज 176 ऐसे में
राइमिंग या इससे तुमको 408 याद रखना चाहिए। सो इन द फर्स्ट फेज द मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स हैड सेट अप 11 बेंचेस। बेंचेस क्यों? इसके जो लोग हैं वो, डू यू एग्री, ऐसा लग रहा है ऊपर से चीटियां जा रहा है ऐसा लगा मुझे ऊपर से लाइन डॉट 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 जा रहा है, चीटियां जा रहा है, मुझे लगा लैपटॉप में आ गया। चलो कोई नहीं, 11 बेंचेस फॉर्म किया है। अगेन वी डिड नॉट गो इनटू दिस डिटेल, ये गवर्नमेंट का प्रैक्टिकली अलग अलग जगह का है, तुमको सिर्फ समझना है। एनसीएलटी का मेन काम है एक तो अरेंजमेंट या सेटलमेंट, ठीक है ना, रिकंस्ट्रक्शन। जेट एयरवेज बंद हो गया, डू यू एग्री, वापस शुरू होने वाला था, डिले हुआ है। जेट एयरवेज को रिकंस्ट्रक्शन करके वापस शुरू करने में एनसीएलटी का बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि एनसीएलटी बोलेगा चलो शेयर्स का पैसा पंप करो और इसको चालू करवा, ठीक है। तो एनसीएलटी एक प्रकार का कोर्ट समझ सकते हो तुम, जो झगड़े सुलझाता है। और तुम एनसीएलटी से नाराज हुए तो कहां जाओगे, एनसीएलटी। और एनसीएलटी से नाराज हुए तो तुम्हारे पास एक ही जगह है, सुप्रीम कोर्ट। मतलब देखा जाए तो एनसीएलटी इज इक्वल टू हाई कोर्ट, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। और उनके जो डिस्कशन होते होंगे वो ऐसे नहीं होते होंगे, प्रॉपर कोर्ट जैसा सिचुएशन होगा, ब्लैक कलर के, पता है ना कोर्ट में जाने के लिए ब्लैक रोब सब पहनना पड़ता है, इस प्रकार से सब होते हैं। एंड और कोर्ट में तुम ऐसे ही जज या किसी के टिप्पणी के खिलाफ नहीं बोल सकते, समझ में है ना। पब्लिकली तुमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है बोला, अरेस्ट हो सकते हो तुम। सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध कोई नहीं बोल सकता, अलाउड नहीं है ऐसे। कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज या किसी के भी विरुद्ध कमेंट तुमने कर दिया तो अरेस्ट, मतलब पहले एफआईआर होगा दर्ज। सो तुम कोई भी कोर्ट के विरुद्ध नहीं बोल सकते। तुम नाराज हो तो कोर्ट से बात करो, तुम पब्लिकली ये सब नहीं स्टेटमेंट दे सकते, ठीक है। यदि तुम्हारे विरुद्ध फैसला आया, तुमने जाकर बोल दिया कोर्ट गलत था डबल कोर्ट, वो तो केस जाएगा, दूसरा केस भी बैठेगा तुम पे। सो एनसीएलटी का एनसीएलटी के पास जाओ, प्रोसीडिंग्स लेगा किसमें, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। पिटीशन, तुमने कर्जा नहीं पे किया, ये अनिल अंबानी बहुत सारे कंपनीज पे नहीं कर पाए थे ना कर्जा, बिग बाजार, अभी बिग बाजार का मालिक कौन है, पेंटालून, 25,000 करोड़ डेट का कर्जा हफ्ता नहीं दे भर पाए, तो एनसीएलटी में जाता है सब चीजें। और फिर एनसीएलटी क्या करता है, सीधा कंपनी को बंद नहीं करता है, बंद किया तो लाखों करोड़ों का लॉस होगा ना। एनसीएलटी बोलता है ठीक है, ड्यू डेट जनवरी 15 था, नहीं पे कर पाए, हम आपको 3 महीने का एक्सटेंशन देते। समझ में आ रहा है, मतलब 3 महीने का और टाइम मिल रहा है कि तुम कुछ भी करके पे करो। हाँ, 3 महीने बाद फिर वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स लागू हो जाएगा और कंपनी बंद भी हो सकता है। और यदि कंपनी एजीएम नहीं बुला रहा है तो एनसीएलटी के पास ताकत है कि खुद के ताकत पे एजीएम और ईजीएम बुलाया जाए। लेकिन फिर एजीएम बुलाएगा तो कंपनी के डायरेक्टर्स की नौकरी तो गई, एक प्रकार से देखा जाए तो उनकी जवाबदारी थी ना, पेनल्टीज और सब लागू हो जाएंगे। ड्राफ्ट ऑफ अ कंपनी नॉट, अच्छा ये जो फ्रीज द एसेट्स है ना, ये इसका हुआ था, विजय माल्या का हुआ था। जब वो भारत के बाहर भागा तो शेयर्स यूबी ग्रुप में उसके शेयर्स थे ना, गवर्नमेंट ने सब जब्त कर लिए, सब शेयर्स बेच दिए। उसका जो प्लेन था, सर्विस टैक्स उस जमाने का बाकी था, अब प्लेन तो कबाड़ हो गया था। कबाड़ी लोग को बुलाया था, उसको तोड़ के लेकर गए, 15 लाख रुपए गवर्नमेंट को मिला। सो प्लेन तक गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ा, और क्यों छोड़ेगा गवर्नमेंट, बाकी था सर्विस टैक्स मिलता। तो फंड्स फ्रीज कर सकता है एसेट्स। तुमको पता है, नासिक में नाम नहीं लूंगा, यदि कुछ पॉलिटिशियन पकड़े गए हैं, उनके सबके बैंक अकाउंट सीज हो जाते हैं, सीज मतलब फ्रीज हो जाते हैं, तुम उस पर डिपॉजिट नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते। यदि केस बैठा ना तो तुम्हारे सब बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे, और फिर कैश रेड में चला गया, बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, तुम फंड्स का फिर प्रॉब्लम आता है इन लोगों को। गवर्नमेंट बहुत क्लियर है, सारे के सारे अकाउंट फ्रीज कर देगा, करेक्ट। कोई ग्रीवियंस है शेयर्स और सिक्योरिटीज, लेकिन ये ग्रीवियंस रिजेक्शन इसका काम गवर्नमेंट डील करता है, क्यों, इसका सेबी देखता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शेयर बाजार का हेड है, तुम सेबी को कंप्लेन करो, फिर भी दिक्कत आ रहा है तो तुम एनसीएलटी के पास जाओ, ठीक है। ट्रांसफर तुम्हारा रिजेक्ट हुआ शेयर्स का तो तुम एनसीएलटी को कंप्लेन कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है एनसीएलटी के बारे में?
नहीं, तो यहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल खत्म होता है।